हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ डॉक्टर आभा सिंह। मैं आपको एमए फाइनल के 9th पेपर एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेटिव प्रैक्टिस पढ़ाऊंगी। हमारा पहला यूनिट है टोटल में 5 टॉपिक्स आते हैं, जिसमें पहला है टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट, दूसरा स्वेट एनालिसिस, तीसरा टाइम मैनेजमेंट, चौथा चेंज मैनेजमेंट एंड इनोवेशन एंड पांचवा ऑर्गेनाइजेशन क्लाइमेट। टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट by Seller, the total quality management philosophy providing overall concept that fostering continuous improvement in a organization. This philosophy stresses a systematic, integrated, constant organization with wide perspective involving everyone is and everything. Its primary emphasis is on total satisfaction for the both internal and external outcomes. Within a management environment that seeks continuous improvement of all process and system, the TQM philosophy emphasizes the use of people, usually in multifunctional teams, to bring about improvement for within the organization. हम गुणोत्तर विकास की बात करते हैं। आज जब समाज में सब जगह पर सभी क्षेत्रों में, व्यवसाय के सभी क्षेत्रों में संपूर्ण गुणवत्ता प्रबंधन की बात की जाती है, तो वहीं हमारी शिक्षा भी इस क्षेत्र से कैसे जुड़ी नहीं रह सकती। संपूर्ण गुणवत्ता प्रबंधन को परिभाषित करने का श्रेय डेमिंग और जूलियन को दिया जाता है, परंतु इसे समझाने का श्रेय सेलर को दिया गया है। सेलर के अनुसार संपूर्ण गुणवत्ता प्रबंधन दर्शन किसी संस्थान में निरंतर प्रगति को दर्शाने वाला होता है। यह दर्शन एक व्यवस्थित, समग्रित, एक रूप संगठनात्मक प्रबंध के संदर्भों पर बल देता है, जिसमें प्रत्येक वस्तु व व्यक्ति की सहभागिता निहित होती है, जो संगठन प्रबंधकीय वातावरण में प्रत्येक प्रक्रिया एवं प्रणाली का सतत विकास चाहता है। इसमें यह विचारधारा आंतरिक एवं बाह्य ग्राहकों की संपूर्ण संतुष्टि पर प्राथमिक रूप से बल देती है। यह दर्शन संगठन के अंदर ही कार्यरत व्यक्तियों का बहुकार्यकारी दल के रूप में उपयोग करते हुए ही संगठन की गुणात्मक उन्नति पर विश्वास करता है। टीक्यूएम की इस परिभाषा के आधार पर हम कह सकते हैं कि संपूर्ण गुणवत्ता प्रबंधन जो है वो दर्शन की एक प्रणाली है, जो अपने ग्राहकों को उत्पाद मानती है और उन निरंतर अपनी सेवाएं प्रदान करती है। शिक्षा में टोटल टीक्यूएम में ग्राहक जो है वो केवल विद्यार्थी ही नहीं होता, समाज भी होते हैं, उनके केयर पेरेंट्स भी इसके अंतर्गत आते हैं। यह प्रणाली अपने विद्यालय तथा महाविद्यालय के प्रथम ग्राहक, विद्यार्थी और नियोक्ता को उत्कृष्ट सेवाएं प्रदान करती है। प्रिंसिपल ऑफ टीक्यूएम। डेमिंग ने संपूर्ण गुणवत्ता प्रबंधन को 4 सिद्धांतों में बांटा है। उनके अनुसार पहला सिद्धांत है सहक्रियात्मक संबंध, सिनेर्जिक रिलेशनशिप। इसके अंदर संपूर्ण गुणवत्ता प्रबंधन के संगठन में प्रत्येक व्यक्ति ग्राहक और आपूर्ति करने वाला दोनों होता है। इस सिद्धांत में परस्पर सहयोग करते हुए दल प्रणाली के अनुसार कार्य किया जाता है, ताकि पारस्परिक शिक्षा पद्धति व्यक्तिवादी एवं विभागीयता पर निर्भर होती है। शिक्षक व छात्र के एक साथ मिलकर कार्य करने से विद्यार्थियों के चरित्र, रुचियों और क्षमताओं का विकास सफलतापूर्वक होता है। इस सिद्धांत में विद्यार्थी भी वस्तुतः एक कार्यकर्ता ही होता है, जिसमें निरंतर अपने सुधार एवं व्यक्तित्व उन्नयन हेतु आवश्यकता होती है। दूसरा सिद्धांत है कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट एंड सेल्फ एवोल्यूशन का सिद्धांत। इसमें सिद्धांत के अनुसार सामूहिक एवं व्यक्तिगत रूप से निरंतर सुधार हेतु संपूर्ण समर्पित भाव से प्रयत्नशीलता आवश्यक होती है। कि जब भी हम किसी में सुधार की बात करते हैं या गुणात्मक सुधार की बात करते हैं, तो ये माना जाता है कि सुधार जो वो एकदम से नहीं होता, निरंतर उसमें हमें प्रयासरत रहना पड़ता है। और ये इसी सिद्धांत को बताता है कि हमें पूर्ण समर्पित भाव से अपने अंदर गुणोत्तर वृद्धि करते रहना पड़ता है। इसमें कहीं ठहराव की जगह नहीं होती। प्रशासक अपने कार्यकर्ताओं के साथ सहयोगपूर्ण कार्य करता है। कोई भी प्रशासक जो है किसी भी संस्था में गुणोत्तर वृद्धि के लिए उसका सहयोगी की तरह ही कार्य करता है, क्योंकि जब किसी व्यक्ति विशेष का जो कि उस प्रशासन से जुड़ा हुआ है उसका विकास होगा, तो उस संस्था का भी विकास होगा। इसलिए प्रशासक की जिम्मेदारी के अंतर्गत आता है कि वो उनका विकास में सहयोग दे। इस सिद्धांत के अनुसार प्रत्येक कार्यकर्ता को लाभ प्राप्त होता है।
इससे न केवल संस्था लाभान्वित होती है, जबकि जो व्यक्ति खुद उसमें अपने में गुणोत्तर विकास कर रहा है उसका भी विकास होगा और संस्था का भी विकास होगा। तीसरा है गतिशील प्रक्रिया प्रणाली, ए सिस्टम ऑफ ऑनगोइंग प्रोसेस। यह सिद्धांत शिक्षक या विद्यार्थी को अपनी असफलता का कारण व्यवस्था पर न थोपकर स्वयं के बारे में सोचने पर बल देता है। जब हम टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट की बात करते हैं तो इसमें जब हम अपनी किसी व्यक्ति विशेष की कमियों को बताते हैं तो उसको ह्यूमिनेट करने के लिए या उसकी कमियां बताने के लिए उसकी कमी नहीं बताई जाती, जबकि उसकी कमी इसलिए बताई जाती है ताकि वो उन कमियों को सुधार कर सके, अपने में विकास कर सके। कार्य प्रणाली में गुणात्मकता लाने हेतु उसमें निहित उन दोषपूर्ण प्रक्रियाओं जिनके द्वारा अध्यापक और छात्रों के कार्य प्रभावित होते हैं, परीक्षण करके पता लगाया जाता है कि उन्हें कैसे दूर किया जाता है। जब हम शिक्षा की बात करते हैं तो इसके दो प्रमुख तत्व हैं, शिक्षक और शिक्षार्थी। शिक्षण के कार्य को हम निरंतर गुणवत्ता बनाने के लिए उन सभी परिस्थितियों का अवलोकन करेंगे, निरीक्षण किया जाता है जो कि उन दोनों के बीच की प्रक्रिया को बाधित करती है और आने वाली कमियों को दूर करने के लिए उनको सुझाव दिए जाते हैं ताकि शिक्षण का कार्य ज्यादा प्रभावशाली तरीके से किया जा सके। फिर आता है लीडरशिप, नेतृत्व। इस सिद्धांत में निम्नलिखित तत्व होते हैं। नेतृत्व सिद्धांत में शिक्षा में संपूर्ण गुणवत्ता प्रबंधन की जिम्मेदारी उच्च प्रबंधकों की होती है। किसी भी संस्थान की गुणवत्ता पर अभिवृद्धि की जब बात की जाती है तो सबसे पहले अगर किसी की जिम्मेदारी बनती है तो वो प्रबंधकों की बनती है, और जितने भी उच्च प्रबंधक हैं, मैनेजमेंट के जो हायर पोस्ट पर कार्यरत लोग हैं, उन लोगों के ये जिम्मेदारी के अंतर्गत आता है कि वो अपने से अधीनस्थ कर्मचारियों के गुणोत्तर विकास के लिए उन्हें परिस्थितियां उपलब्ध करवाएं। अधिगम प्रक्रिया में लगातार प्रगति के लिए आवश्यक उपकरण, नेतृत्व सिद्धांत, केंद्रण, शिक्षण, साक्षरता तथा विषय वस्तु के क्षेत्र महत्वपूर्ण होते हैं। अपने आप में जब गुणोत्तर वृद्धि की हम बात करते हैं तो उसमें के लिए कुछ चीजें आवश्यक होती हैं, जैसे उन्हें पर्याप्त मात्रा में उपकरण उपलब्ध करवाए जाएं, उनके सिद्धांत और केंद्रण शिक्षण के लिए साधन उपलब्ध कराए जाएं, साक्षरता और विषय वस्तु उन्हें उपलब्ध करवाई जाए। विद्यालयों में अध्यापक व छात्रों द्वारा किसी संस्कृति व संदर्भ के साथ साथ कार्य करने के परिणाम स्वरूप अपनी क्षमता के साथ निरंतर गुणात्मक विकास करते हुए उच्चतम उपलब्धि प्राप्त की जाती है। अब द एम्स ऑफ TQM। किसी संस्थान की गुणात्मक उन्नयन हेतु संपूर्ण गुणवत्ता प्रबंधन के विशेषज्ञों ने कई उद्देश्य इसके लिए निर्धारित किए हैं। इसमें पहला उद्देश्य संस्थान की आंतरिक परस्पर विरोधी प्रवृत्तियों को संशोधित करते हुए उन्हें उत्कृष्ट बनाना। हर संस्थान, कोई भी संस्थान जो है वो परफेक्ट नहीं होता, उसमें कोई ना कोई कमी जरूर होती है, तो उन कमियों का पता लगा करके उन्हें संशोधित करना, उन्हें उत्कृष्ट रूप में प्रदान करना। व्यक्तियों के प्रतिस्पर्धात्मक जागरूकता का विकसित करना। प्रतिस्पर्धा जो है वो हमेशा बुरी नहीं होती, कई बार स्वस्थ प्रतिस्पर्धा से व्यक्ति का विकास भी होता है, इसीलिए संस्थान के सदस्यों में आपस में प्रतिस्पर्धा का होना आवश्यक है। लेकिन प्रबंधकों का ये जिम्मेदारी बनती है कि वो उन प्रतिस्पर्धा को जो है नेगेटिव रूप में ना जाने दे, वो इस बात का ध्यान रखें कि प्रतिस्पर्धा जो है वो स्वस्थ रूप से रहे ताकि हर व्यक्ति आगे बढ़ने की कोशिश में लगा रहे। अपनी संस्था की पहचान स्पष्ट करना। जब व्यक्ति विशेष का में गुणोत्तर विकास होगा तो उसके साथ साथ संस्था का भी विकास होगा और संस्था का जो है पहचान बनेगी। संप्रेषण दक्षता का विकास करना। अपने आप को अभिव्यक्त करने के लिए संप्रेषण कौशल में विकसित होना आवश्यक है, और जब तक व्यक्ति का संप्रेषण कौशल विकसित नहीं होगा वह अपनी बात को, अपने कार्यों को सही तरीके से प्रस्तुत नहीं कर सकता। इसलिए प्रत्येक कर्मचारी में संप्रेषण कौशलता का विकास करना भी प्रबंधन के अंतर्गत आता है। बहुआयामी परिवर्तित क्षेत्रों पर ध्यान देने तथा उन पर कार्य करना। गुणवत्ता के लिए जो है क्षेत्र, कई तरह के क्षेत्र हैं जिनका सभी का समान रूप से विकास आवश्यक होता है। फिर द स्टैंडर्ड एलिमेंट्स ऑफ TQM। शिक्षा में संपूर्ण गुणवत्ता प्रबंधन के आवश्यक तत्व। पहला है अवेयरनेस एंड कम्युनिटीज फॉर एवरीवन। प्रत्येक व्यक्ति के लिए प्रतिबद्धता एवं जागरूकता। अध्यापकों तथा विद्यार्थियों के लिए उनके सभी क्षेत्रों में गुणात्मक विकास की प्रतिस्पर्धा
व जागरूकता का विकास होना आवश्यक है। एक विद्यार्थी का भाषाई, गणितीय, दृश्य आदि प्रत्येक स्तर पर ज्ञान बढ़ाना, उसमें गुणात्मक प्रबंधन करना तथा प्रत्येक विद्यार्थी के प्रति संकल्पबद्ध रहना अपेक्षित होता है। एक विद्यालय के लिए या एक महाविद्यालय के लिए यह आवश्यक है कि उसके विद्यार्थी और अध्यापक दोनों में गुणोत्तर विकास हो और इसके लिए वह प्रतिबद्ध होता है। और इसमें एक विद्यार्थी के लिए जब हम बात करते हैं तो उसे किसी एक विषय विशेष में हम दक्षता नहीं हासिल कर सकते। इस तरह की एजुकेशन सिस्टम होना चाहिए कि एक साइंस का पढ़ने वाला विद्यार्थी भी जब उसे साइंस पढ़ा रही जा रही हो तो उसके साथ साथ उसका भाषा का भी विकास उसके साथ ही हो रहा हो। ऐसा नहीं है कि वो विज्ञान पढ़ रहा है तो उसकी अंग्रेजी खराब हो या उसकी हिंदी खराब हो। विज्ञान पढ़ाते पढ़ाते भी हम इस तरह के मेथड्स यूज कर सकते हैं जिसके द्वारा हम उनका भाषाओं का विकास कर सके। इस तरह से उसमें गुणोत्तर विकास होता जाएगा। अभिभावक, अध्यापक एवं बोर्ड सदस्यों की समन्वयात्मक बैठक करके तथा एक निर्णय लेकर विद्यार्थियों के विकास पर चर्चा की जाती है। हम किसी भी संस्था की, जो भी शिक्षण संस्थाएं हैं, उनमें क्या कमियां हैं, क्या अच्छाइयां हैं, इसके लिए समय समय पर अभिभावकों और बोर्ड के सदस्यों की आपस में मीटिंग होनी चाहिए ताकि जो कमियां हमारी उस संस्था के अंतर्गत हैं वो अभिभावक बता सके, वो ये बता सकें कि किसी भी संस्था से एक अभिभावक, एक विद्यार्थी और क्या चाहता है, उन कमियों को जान करके उसमें सुधार करके उसमें और विकास किया जा सकता है। विद्यालय प्रशासन व प्रधानाचार्य, संस्था प्रधान तथा गुणात्मकता के प्रतिबद्ध व जागरूकता को स्पष्ट रूप से बताया जाता है। फिर है एक क्लियर मिशन, एक स्पष्ट कार्य लक्ष्य। संस्थान को अपने विद्यार्थियों को किस रूप में तैयार करना है, इसका कोई स्पष्ट लक्ष्य तैयार किया जाता है। सिर्फ पढ़ाने के लिए या डिग्री देने के लिए भी किसी भी संस्थान में एजुकेशन नहीं होनी चाहिए। एजुकेशन का मतलब है, शिक्षा का जब हम बात करते हैं तो उसका मतलब होता है स्टूडेंट का, जो है विद्यार्थी का संपूर्ण विकास करना, उसके मनोवैज्ञानिक, सामाजिक सभी क्षेत्रों का विकास करना। और इसके लिए जब हम उनकी बात करते हैं तो सिर्फ उनके चरित्र की ही बात नहीं करेंगे, उनके ज्ञान की ही बात नहीं करेंगे, हम उनकी बात करते हैं तो हम उनके करियर की भी बात करते हैं। तो एक निश्चित होना चाहिए कि जिस बच्चे में जिस तरह की क्वालिटीज है वो उस क्षेत्र का चुनाव कर सके, उसे उसी के अनुसार अध्ययन करवाया जाए। प्रणालियों की योजना पद्धति। वर्तमान समय में परंपरागत शिक्षा की व्यवस्था विभिन्न विषयों व विभक्तों में विभिन्न विषयों का विभाजन किया जाता है। विज्ञान विषय का शिक्षक विज्ञान पढ़ाते समय अंग्रेजी भाषा के सिद्धांतों का प्रयोग करते हुए तकनीकी प्रतिवेदन तैयार करने या लिखने की शिक्षा नहीं देता है। इससे विद्यार्थी अंग्रेजी भाषा के कौशल के स्थान पर एक अलग विषय या पाठ्यक्रम का हिस्सा मानते हैं, जबकि विज्ञान पढ़ाते हुए भाषाई कौशल भी विकसित किए जा सकते हैं। बहुत सारे विषय ऐसे हैं जिन्हें आपस में रिलेट करके भी पढ़ाया जा सकता है, जिससे वो सिर्फ एक ही विषय ना पढ़े, उससे दूसरे विषयों से संबंधित तथ्यों का भी उसे जानकारी हो सके। पदानुक्रम के स्थान पर दल पद्धति, टीम इन प्लेस ऑफ हियरार्की। विभिन्न संगठनों और संस्थानों के पारस्परिक रूप में पदानुक्रम पद्धति का ही प्रचलन है, जिसमें व्यक्तियों के प्रयासों से ही प्रगति दर्शाई जाती है तथा अपने उच्चाधिकारियों को संतुष्ट कर दिया जाता है, जबकि उच्चाधिकारी को कार्य करने वाले व्यक्ति से कम जानकारी होती है। यदि स्पष्ट लक्ष्य और उचित अधिकार दिए जाएं तथा दमनात्मक पर्यवेक्षण के स्थान पर सहयोगात्मक पर्यवेक्षण किया जाए तो परस्पर क्रॉस विभागीय दल संस्थान की अधिक उन्नति करने में सहायक होंगे। जब हम बात करते हैं किसी संस्था की तो ये एक पदक्रम के अनुसार चलता है कि नीचे कार्यरत व्यक्ति अपने ऊपर कार्यरत अधिकारियों को सूचना देते हैं। इसमें ये जरूरी नहीं है कि जो अधीनस्थ कर्मचारी हैं उनके फील्ड का नॉलेज उनके उच्च अधिकारियों को हो, तो जो जानकारी नीचे के द्वारा ऊपर उपलब्ध करवाई जाती है उसे ही सही माना जाता है। इससे सही तरीके से किसी भी कार्य का पर्यवेक्षण नहीं हो पाता। इसके लिए आवश्यक है कि समय समय पर उस विषय से या उस कार्य से संबंधित व्यक्तियों की एक टीम बनाई जाए और वो उन कार्यों का पर्यवेक्षण करें ताकि उसमें का सही तरीके से आकलन किया जा सके और उसमें सुधार किया जा सके। फिर आता है भय के स्थान पर सशक्तिकरण एवं योग्यता। पारस्परिक संदर्भ में व्यक्ति केवल उतना ही कार्य करने में रुचि लेता है जितना करना आवश्यक समझता है। वह परिणाम के भय से व इच्छा से अतिरिक्त कार्य नहीं करता। इसके विपरीत यदि गुणवत्ता दल को अवसर देकर विषय में निष्णात बनाने का प्रयास किया जाता है तो वे अधिक गुणवत्ता के साथ कार्य करते हैं। दल के सदस्यों इसके लिए सेमिनार, सम्मेलन, अन्य संस्थाओं और संगठनों के बारे में जाने तथा कार्यानुभवों का आदान प्रदान करके सलाहकारों, विशेषज्ञों की मदद लेकर उन्हें सामर्थ्यवान, शक्तिवान बनाकर गुणवत्ता को बढ़ाया जाता है। ये मनुष्य का स्वभाव होता है
कि जब तक उस पर उसे मोटिवेशन नहीं मिलता, वो उस कार्य से अधिक करने और उसे जानने में की इच्छा उसमें नहीं होती। और इसके लिए उन्हें उन किसी व्यक्ति में या किसी संस्था में कार्यरत व्यक्तियों के में उनके कार्यों में और गुणवत्ता लाने के लिए, उनमें और सुधार करने के लिए आवश्यक है कि उन्हें समय समय पर मोटिवेशन मिलना चाहिए। और ये मोटिवेशन जो है उन्हें दिया जा सकता है सेमिनार करवा के, सम्मेलन करवा के, अन्य इंस्टीट्यूट्स के लोगों को बुलवा करके, उनका काम उनके द्वारा लेक्चर्स रखवा करके, या इस संस्था के लोगों को दूसरे संस्था में भेज करके उनका कार्य का निरीक्षण करवा करके, ताकि वो अपनी कमियों को जान सके और उसमें सुधार कर सकें। निष्णात आधिकारिक अधिगम पर ध्यान केंद्रण, फोकस्ड ऑन मास्टरी लर्निंग। जब हम बात करते हैं, आज हमारी यहाँ वर्तमान शिक्षा पद्धति है कि योजना बनाई, फिर शिक्षण किया और उसका परीक्षण कर लिया, और परीक्षण में अगर बच्चा 50% भी ला रहा है तो भी वो अगली क्लास के लिए प्रमोट कर दिया जाता है। एक मिनिमम लेवल तय कर दिया गया है कि 33 या 36% लाने के बाद वाला बच्चा अगली क्लास में चला जाएगा। उसमें ये कोशिश नहीं की जाती कि जिस बच्चे ने 50% लेकर आया है उसको दोबारा से उसमें सुधार किया जाए ताकि वह 70-80% और बना सके। तो इसके लिए जरूरी है कि गुणात्मक शिक्षा पद्धति में को पढ़ाएं, जिसमें योजना बनाई जाए, फिर उसका शिक्षण किया जाए, फिर जांच किया जाए, और जांच के बाद अगर विद्यार्थी जिस लेवल पे पहुंचा है उस लेवल की कमियों को देखते हुए उसमें फिर से संशोधित टीचिंग का कार्य किया जाए और फिर से जांच किया जाए कि उसने अपने में कितना इंप्रूवमेंट किया है। इससे हम लगभग 100% अपना अधिगम करवा सकते हैं। अब विद्यार्थियों के संपूर्ण गुणवत्ता प्रबंध कौशलों का विकास करना, डेवलपमेंट ऑफ स्टूडेंट टीक्यूएम स्किल्स। प्रत्येक विद्यार्थी संपूर्ण गुणवत्ता प्रबंधन का ज्ञान करके उस उपयोग करने के तरीके मालूम होने चाहिए। इस परिप्रेक्ष्य में यदि हम वर्तमान शिक्षा में गुणात्मकता प्रारंभ करना चाहते हैं तो संपूर्ण गुणात्मक प्रबंधन के तत्वों का वर्तमान पाठ्यक्रम से जोड़ सकते हैं तथा उनका एक अलग से पाठ्यक्रम तैयार करने लागू किया जाए ताकि विद्यार्थी संपूर्ण गुणात्मक प्रबंधन करें, केवल पढ़े नहीं। जब हम विद्यार्थियों में बात करते हैं कि उनमें जो है संपूर्ण गुणात्मक प्रबंधन आना चाहिए, तो उसके लिए जरूरी है कि हम उसकी थ्योरी के साथ साथ उसका प्रैक्टिकल वर्क भी उन्हें करवाएं। उन्हें उनके जो चल रहे पाठ्यक्रम है उसके अंदर हम प्रबंधन के पाठ्यक्रम को जोड़ें ताकि वो प्रबंधन के सिद्धांतों को समझ सकें और उसे अपने जीवन में अप्लाई कर सकें। अधिगम परिस्थितियों में मानवीय एवं बौद्धिक अनुरूपता पर बल, फोकस ऑन ह्यूमनिस्टिक्स एंड मेंटली एबिलिटी इन द लर्निंग एनवायरनमेंट। विद्यालयों में एक खुशनुमा और सहयोगी वातावरण होना चाहिए। ऐसे वातावरण में विद्यार्थी अधिगम ज्यादा अच्छी से करते हैं और इसके लिए जो है गुणात्मक विद्यालय की आवश्यकता होती है। गुणात्मक विद्यालय की कुछ विशेषताएं हैं, जैसे वहाँ का माहौल जो है वो उत्साहवर्धक व सहयोगी होना चाहिए। जहाँ पर भी विद्यालय का वातावरण निरंकुश होता है वहाँ पर स्टूडेंट्स में सीखने की जो इच्छा है वो कम होती जाती है। विद्यार्थियों को केवल उपयोगी कार्य करने के लिए कहा जाए, उनका समय व्यर्थ ना गंवाया जाए। जो भी कार्य उनसे करवाया जाए वो कहीं ना कहीं उनके जीवन से संबंधित होने चाहिए, उनके उपयोग में आने होने वाले चाहिए, तभी वो सही से उसे पढ़ सकेंगे, उसे अपने जीवन में उतार सकेंगे। विद्यार्थियों की उनकी क्षमता अनुसार श्रेष्ठतम कार्य करने हेतु कहा जाए। किसी भी कार्य को करने के लिए विद्यार्थियों को बाउंड न करके उनसे ये कहा जाए कि जिस कार्य को कि अपनी क्षमता के अनुसार सबसे अच्छा कर सकते हैं वो उस कार्य को करें ताकि वो उस कार्य में दक्षता प्राप्त कर सके। गुणात्मक कार्य सदैव आनंददायी व प्रसन्नता प्रदान करने वाला बनाया जाए। जब हम उन्हें कोई कार्य सौंप रहे हैं तो वो बोरिंग नहीं होना चाहिए, वो इस तरह का होना चाहिए कि विद्यार्थी जो है उसे करते हुए आनंद और प्रसन्नता का अनुभव कर सकें। फिर आता है रूपांतरण योजना, ट्रांसफॉर्मेशन प्लान। संपूर्ण गुणात्मक प्रबंधन के लिए उन व्यक्तियों का सहयोग लिया जाता है जिनकी संस्था में संपूर्ण गुणवत्ता प्रबंधन किया जा चुके हैं। उन सभी संपूर्ण गुणवत्ता प्रबंधन हेतु एक संचालन समिति बनाई जाए। वह समिति टीक्यूएम के क्रियान्वयन में मदद करने की योजना बनाए। विद्यालय के पारस्परिक पर्यवेक्षकों तथा इस समिति के पर्यवेक्षकों के बीच सकारात्मक संपर्क हेतु योजना बनाई जाए। जिन संस्थानों के में परामर्श द्वारा संपूर्ण गुणवत्ता प्रबंधन रूपांतरित हो चुका है उनमें परामर्श और मार्गदर्शन प्राप्त किया जाए। जब हम किसी संस्थान में संपूर्ण गुणवत्ता प्रबंधन की बात करते हैं तो उन्हें ऐसे संस्थानों से सहयोग लेना चाहिए जिनमें संपूर्ण गुणवत्ता प्रबंधन हो चुका है, उनसे राय ली जाए, उनसे मिलकर के एक टीम बनाई जाए जो उनके साथ सहयोग कर सके उस संस्थान में गुणवत्ता प्रबंधन के लिए।
अब दूसरा हमारा पॉइंट आता है स्वॉट। स्वॉट कोई भी संस्थान जो है वो अपने किए गए कार्यों का मूल्यांकन करना, जो भी उपलब्धि उसने प्राप्त की है उसकी कमी और उसकी उपलब्धियों का मूल्यांकन करना चाहती है, और उसी मूल्यांकन के लिए स्वॉट प्रणाली अपनाई गई है। स्वॉट शॉर्ट फॉर्म है, जिसका मतलब होता है कि किसी भी संस्था में 4 मेन फैक्टर्स होते हैं: स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट। एस से स्ट्रेंथ, डब्ल्यू से वीकनेस, और से अपॉर्चुनिटी एंड टी से थ्रेट्स, और इन्हीं का शॉर्ट फॉर्म को मिला करके बनता है स्वॉट। और किसी भी संस्था का जो मूल्यांकन है वो इन्हीं चारों आधार पर किया जाता है। स्ट्रेंथ मतलब एट्रीब्यूट्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन दैट आर हेल्पफुल टू अचीविंग द ऑब्जेक्ट्स। लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए जो कोई भी संसाधन उनके पास उपलब्ध हैं, शक्तियां उपलब्ध हैं, वो स्ट्रेंथ कहलाती हैं। डब्ल्यू फॉर वीकनेस मतलब कमजोरियां। लक्ष्य की प्राप्ति में जो भी बाधक तत्व हैं, जो भी कमजोरियां हैं, वो उस संस्थान की कमजोरियां वीकनेस कहलाएंगी। अपॉर्चुनिटीज, जो भी संसाधन उनके पास हैं उसके अतिरिक्त किन संसाधनों के द्वारा, बाहरी संसाधनों के द्वारा संस्था में विकास किया जा सकता है, इन कमियों को दूर किया जा सकता है, उसे अपॉर्चुनिटीज कहते हैं। और चौथा है थ्रेट्स। थ्रेट्स का मतलब है खतरे या चुनौतियां, कि जो कोई भी बाहर की खतरे या चुनौतियां हैं जिनका सामना करके उन लक्ष्यों को प्राप्त किया जा सकता है, उन जोखिमों को उठाया जा सकता है, उसे थ्रेट कहा जाता है। इस आधार पर हम कह सकते हैं कि स्वॉट का मतलब हुआ संस्थान की वे शक्तियां जिनको पे विश्वास करके आगे बढ़ा जा सकता है, जिनको हम किसी संस्थान के विकास में प्रयोग कर सकते हैं, वो उसका स्ट्रेंथ कहलाता है। वीकनेसेस हैं वो कमियां किसी संस्थान की जिनमें सुधार करके संस्थान में का विकास किया जा सकता है। और संस्थान के पास अपनी शक्तियां और कमजोरियां दोनों होती हैं, वो किन किन कमजोरियों को दूर करे और उनके पास जो संसाधन है, जो साधन है, उनको का किस प्रकार प्रयोग करते हुए वो विकास करें, ये उसकी अपॉर्चुनिटी के अंतर्गत आता है। और थ्रेट जो है संसाधन के मुख्यतः चुनौतियां और खतरे होते हैं जिन पर तुरंत ध्यान दे करके उन चुनौतियों का सामना करके किस प्रकार से अपने संस्थान को नुकसान से बचाया जा सकता है। ये स्वॉट एनालिसिस का जो है ये कई तरह से होता है, जिसमें एजुकेशनल उच्च शिक्षा में मूल्यांकन हेतु, संस्थानों के मूल्यांकन हेतु स्वॉट एनालिसिस इन एजुकेशन इंस्टीट्यूट, शिक्षा संस्थानों में स्वॉट विश्लेषण के लिए यूजीसी द्वारा जो है एक संस्था का समिति बनाई गई है जिसका नाम है राष्ट्रीय प्रत्यायन एवं मूल्यांकन परिषद, जिसे नैक नाम से भी जाना जाता है। यह कमेटी देश के समस्त विद्यालयों एवं महाविद्यालयों में 5वां साल के अंतर्गत पे एक निरीक्षण करती है, मूल्यांकन करवाती है, ये देखने के लिए कि उनका अचीवमेंट कितना है और उनकी गुणवत्ता पे उन्होंने क्या कर रखा, और उसी के आधार पर उनको ग्रेडिंग दी जाती है। साथ ही भविष्य में उस संस्था के उन्नयन हेतु सुझाव भी प्रदान करती है। ये जो नैक कमेटी है ये स्वॉट के आधार पर ही, आधारित प्रक्रिया पर ही ये मूल्यांकन करती है। बेसिक एलिमेंट्स ऑफ स्वॉट एनालिसिस, उसका स्वॉट एनालिसिस के जो मूलभूत तत्व हैं उसमें सबसे पहला है कि उद्देश्य निर्धारण कर लिया गया है। सबसे पहले ये देखा जाता है कि विश्लेषणकर्ता द्वारा कि उद्देश्यों का निर्धारण हुआ है कि नहीं। फिर उपयुक्त सहयोगियों का चयन कर लिया जाता है कि कौन कौन से व्यक्ति जो हैं उस एनालिसिस की टीम का मेंबर बनेंगे। सूचनात्मक एवं शोधात्मक कार्यों का निश्चय कर लिया जाता है कि कौन कौन सी सूचनाएं और शोध का कार्य उसके अंतर्गत मूल्यांकन के अंतर्गत किया जाएगा। फिर तथ्य प्राप्ति प्रक्रिया हेतु कार्यशाला के समानी वातावरण तैयार कर लिया जाता है। फिर संस्था की शक्तियों और सामर्थ्य की सूची के स्वरूप का निर्माण किया जाता है और संस्था की कमियों की सूची के स्वरूप का भी निर्माण कर लिया जाता है। जब स्वॉट एनालिसिस के लिए जब किया जाता है तो सबसे पहले उस संस्था से संबंधित जितनी भी जानकारियां हैं कि उनमें क्या सामर्थ्य है, उनके पास कितने संसाधन है और क्या क्या कमियां हैं, इन सब की कमियों की सूची बनाई जाती है और निवारण हेतु क्या क्या संभावनाएं हैं, इस आधार पर सूची तैयार करके और उन विरोधी विचारों का मूल्यांकन कर लिया जाता है। फिर प्राप्त परिणामों को आगे तक ले जाया जाता है और उसी के आधार पर मूल्यांकन किया जाता है। फिर आता है द मेथड ऑफ स्वॉट एनालिसिस। इसमें सबसे पहले जो है कई प्रकार से स्वॉट एनालिसिस किया जाता है, जिसमें पहला प्रकार जो है वो है प्रपत्र पूर्ति विधि द्वारा।
इस विधि में स्वॉट से संबंधित एक प्रश्नावली तैयार की जाती है और उस संस्थान से संबंधित व्यक्तियों को वो डिस्ट्रीब्यूट कर दी जाती है और कहा जाता है कि आप इसमें जो स्ट्रेंथ और क्या रहना वीकनेस और थ्रेट और अपॉर्चुनिटीज से संबंधित जो कॉलम्स हैं उसमें अपने अपने विचार उस संस्थान के संदर्भ में लिख करके दें और फिर उस संस्थान जो मिली गई जानकारी है उसके आधार पर ये कंक्लूजन निकाला जाता है कि कितने समान विचार आए हैं किसी टॉपिक पर और कितने भिन्न विचार आए हैं और उसके बाद फिर संस्थान के सभी व्यक्तियों को बैठा करके ये बताया जाता है कि इतने जो हैं इस विषय पर इतने तो समान विचार हैं और इतने भिन्न विचार पाए गए हैं और फिर जो सर्वमान्य विचारधारा आती है उसी को मान लिया जाता है। फिर दूसरी है संस्थागत मूल्यांकन में साझेदारी। कुछ संस्थान या संगठन जो हैं वो बहुआयामी, बहुभाषी, बहुसंस्कृति वाले देश में संवेदनशील भी होते हैं। शिक्षण संस्थानों में विशेष रूप से इस बात का ध्यान रखा जाता है संस्थान के मूल्यांकन में संस्था के पदानुक्रम संस्कृति कभी भी बाधक बन जाती है। कई बार इसके आधार पर किया गया स्वॉट विश्लेषण संस्थान के पदानुक्रम संस्कृति को एक खतरा बन जाता है। अतः संस्थागत स्वॉट के मूल्यांकन व विश्लेषण में सबकी सहभागिता प्रत्येक स्तर पर मानी जाती है। हमारे यहाँ संस्थानों में जो पदानुक्रम की स्थिति है उसमें जब हम एनालिसिस करने जाते हैं तो एक अधिकारी के विचार संस्था के बारे में अलग हो सकते हैं और उसके अधीनस्थ कार्य करने वाले कर्मचारियों के उसके संबंध में विचार अलग हो सकते हैं। तो ऐसे में जब हम मूल्यांकन में किसी एक पक्ष पर ज्यादा ध्यान देंगे तो सही से मूल्यांकन नहीं हो पाता। इसीलिए जो सिद्धांत दिया गया कि संस्थागत मूल्यांकन में साझेदारी मतलब हर संस्था के प्रत्येक व्यक्ति को समान महत्व दिया जाए, उसके विचारों को समान महत्व दिया जाए मूल्यांकन में ताकि सही निकल सके। फिर तीसरा आता है जोहरी विंडो। संस्थान का सही मूल्यांकन प्राचार्य स्टाफ समझ सामान्यतः ज्ञात मुद्दों पर निर्भर करता है। तब संस्था के मूल्यांकन व विश्लेषण की विधि के लिए समझने के लिए प्रोफेसर मुखोपाध्याय ने जोहरी विंडो का प्रयोग किया। जोहरी विंडो के अंतर्गत 4 कंडीशंस होती हैं। पहली कंडीशन है अननोन टू अदर्स, अननोन टू प्रिंसिपल। इसका मतलब यह है कि इसमें संस्था से संबंधित जो बात है अन्य सदस्य जिन बातों को जानते हैं लेकिन संस्था प्रधान नहीं जानता। नॉन टू अदर्स मतलब उस संस्था के जितने भी कर्मचारी हैं वो तो उस कमी को जानते हैं लेकिन वहां का प्रिंसिपल उन कमियों को नहीं जान पाता और इसी को कहते हैं प्रिंसिपल ब्लाइंडनेस। ये अपॉर्चुनिटी के अंतर्गत आता है। अगर संस्था के वो कर्मचारी प्रिंसिपल को उन कमियों के बारे में बताएं तो उनमें सुधार किया जा सकता है। फिर आता है दूसरी विंडो है जिसमें अननोन टू प्रिंसिपल, जो प्रिंसिपल भी नहीं जानता और अननोन टू अदर्स, इंस्टीट्यूट के दूसरे लोग भी उस बारे में अपनी कमियों के बारे में नहीं जानते हैं, तो इसे कहते हैं ब्लाइंडनेस, इंस्टीट्यूशनल ब्लाइंडनेस। मतलब कि उस संस्था में क्या कमियां हैं वो ना कर्मचारी उसके जान पा रहे ना उसके प्रिंसिपल जो है संस्था प्रधान जो है वो जान पा रहा है। और ये स्थिति जो है वो बहुत खतरनाक स्थिति होती है क्योंकि जब आप संस्था के किसी भी व्यक्ति को अपनी किसी कमजोरी के बारे में पता ही नहीं है तो उसका निवारण कैसे करेगा। फिर तीसरी विंडो आती है जिसमें तीसरी विंडो है इसे कहते हैं अननोन टू प्रिंसिपल, सॉरी अननोन टू प्रिंसिपल एंड अननोन टू अदर्स, जिसे प्रिंसिपल को तो वो बातें पता हैं लेकिन अदर्स कर्मचारियों को वो बातें नहीं पता है, इसे प्रिंसिपल सीक्रेट्स कहा जाता है। ये वीकनेस होती है किसी भी संस्था की। कई चीजें ऐसी होती है जो प्रिंसिपल अपने तक गुप्त रखता है क्योंकि वो गोपनीय बातें होती हैं, लेकिन वो संस्था की गोपनीय बातें तो होती है लेकिन वो संस्था की कमजोरी भी होती है। अगर संस्था प्रधान उन चीजों को अपने कर्मचारियों के साथ अगर बांटे तो उनका सही समाधान प्रस्तुत किया जा सकता है। कर्मचारी अपने सजेशंस दे सकते हैं, उनके अधीनस्थ कार्य करने वाले लोग उस कमी को सुधारने का सजेशन दे सकते हैं। इससे जो है वो उसमें संस्था में कमी को सुधार किया जा सकता है। चौथी विंडो आती है जहां ये जो है वीकनेस वाला विंडो था। अब चौथा है नॉन टू अदर्स, अननोन टू प्रिंसिपल, सॉरी नॉन टू अदर्स, नॉन टू प्रिंसिपल, ओपन बुक फॉर ऑल। ये होता है स्ट्रेंथ। ये किसी भी उसके मूल्यांकन की जो है फोर्थ स्टेप से स्ट्रेंथ जो है ये सबसे अच्छी बात मानी जाती है कि इसमें संस्था प्रधान और उसको कर्मचारियों को सबको जो है उस संस्था की कमियों के बारे में पता होता है। वो जो है सभी लोग उसके गुणात्मक उन्नयन के लिए कार्य कर रहे होते हैं, कमियों को दूर करने के लिए काम कर रहे होते हैं और ये जो है विकास की आगे मार्ग प्रशस्त करता है।
जोहरी विंडो की चारों खिड़कियों को खोलकर परस्पर विचार विमर्श करके विचारों के आदान प्रदान और ज्ञात अज्ञात का अंतर खत्म करके किसी भी संस्थान का में सुधार व प्रगति संभव है। फिर आता है फ्रॉम ऑफ स्वट एवोल्यूशन। स्वट के मूल्यांकन के रूप कौन कौन से हैं? पहला है इंटरनल एवोल्यूशन। इंटरनल एवोल्यूशन के अंतर्गत उस संस्था के किसी भी शिक्षक संस्थान के शिक्षक, कार्यालय कर्मचारी, अन्य कर्मचारी, पर्यवेक्षक, संस्था प्रधान आदि सम्मिलित होते हैं, जिनसे प्राप्त सूचनाओं के आधार पर मूल्यांकन किया जाता है। दूसरा आता है बाह्य एक्सटर्नल एवोल्यूशन, जिसके अंतर्गत स्टूडेंट, अन्य महाविद्यालय, करदाता, आम जनता के विचार जो संस्था के बारे में है उससे प्राप्त सूचनाओं व तथ्यों के आधार पर मूल्यांकन किया जाता है। फिर आता है इंटरनल एंड एक्सटर्नल एवोल्यूशन। आंतरिक एवं बाह्य मूल्यांकन में विद्यार्थियों को चयनित किया जाता है। इस प्रकार के मूल्यांकन में आंतरिक एवं बाह्य दोनों ही उसमें विद्यार्थियों को ही लिया जाता है। इंटरनल के अंतर्गत वे विद्यार्थी जो इस समय में उस संस्था में पढ़ रहे हैं उन्हें लिया जाता है, क्योंकि उस समय उस संस्था की जो वर्तमान स्थिति है वो उन विद्यार्थियों के द्वारा ज्यादा अच्छे से बताई जा सकती है। और एक्सटर्नल एवोल्यूशन के अंतर्गत उन विद्यार्थियों को लिया जाता है जो कि उस संस्था में एडमिशन लेने के लिए इच्छुक हैं या भविष्य में वहां एडमिशन लेना चाहते हैं। इससे ये पता चलता है कि समाज में बाहर उस संस्था की क्या रेपुटेशन है, वो कितनी उपलब्धि उसने प्राप्त कर रखी है, समाज में उसका क्या स्थान है। फिर आता है द टाइप्स ऑफ रेस्पोंडेंट। अब जब हम इनकी बात करते हैं कि जो हम स्वेट एनालिसिस करते हैं तो इसमें दो तरह के जो हम उत्तरदाता का चयन करते हैं, दो तरह से हम अपने मूल्यांकन के लिए अपने जो प्रपत्र भरवाते हैं उनका हम दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, एक तो डिफरेंट कैटेगरीज और एक सेम कैटेगरीज। डिफरेंट कैटेगरीज के अंतर्गत जो लाते हैं जैसे शैक्षिक, सामाजिक, राजनीतिक श्रेणी के लोग जो हैं जो उन शिक्षा संस्थान के बारे में क्या विचार रखते हैं उनसे भरवाया जाता है। और दूसरा सेम कैटेगरी जैसे उसी महाविद्यालय के में जो है एक ही वर्ग के जैसे या तो विद्यार्थी या टीचर्स किसी भी एक श्रेणी के व्यक्ति द्वारा उसका प्रपत्र को भरवाया जाता है। अब उत्तरदाता चयन की प्रक्रिया, द प्रोसेस ऑफ रेस्पोंडेंट सिलेक्शन। सबसे पहले रैंडम सिलेक्शन द्वारा उनका स्टूडेंट सेलेक्ट किए जाते हैं उस या फिर वर्ग के अनुसार या आवश्यकता के अनुसार। अगर मूल्यांकन एज ग्रुप के आधार पर किया जा रहा है तो एज के अनुसार, अगर एक्सपीरियंस्ड व्यक्ति के बारे में एक्सपीरियंस के बारे में किया जाता है एक्सपीरियंस के आधार पर, विषय के आधार पर किया जा रहा है तो विषय के एक्सपर्ट्स के हिसाब से, और अगर कार्य की प्रकृति के अनुसार किया जा रहा है तो किसी कार्य के रिलेशन के लिए किया जा रहा है तो कार्य की प्रकृति के अनुसार किया जाएगा। तो इन सभी आधारों पर उत्तरदाता का चयन किया जाता है। फिर है द मेथड ऑफ टूल एडमिनिस्ट्रेशन, उपकरण प्रशासन की विधि। इसे दो तरीके से किया जाता है। एक पर्सनली, जब किसी भी उत्तरदाता को बाउंड नहीं किया जाता, उसे एक प्रश्नावली बांट दी जाती है और उन्हें अपनी मर्जी से किसी भी स्थान पर उसे भर करके उसे निश्चित समय पर मूल्यांकनकर्ता को लौटाना होता है। ये होता है पर्सनली। और बाउंडेड में होता है कि सभी उत्तरदाताओं को एक ही जगह पर एक ही समय पर इकट्ठा करके और उन्हें एक ही समय में वो प्रश्नावली भरवाई जाए, तो वो होती है बाउंडेड। द स्टेप ऑफ स्वेट एनालिसिस। सबसे पहले स्वेट एनालिसिस विश्लेषण के लिए हम सबसे पहले स्वेट से संबंधित प्रश्नावली की अंक तालिका तैयार करते हैं, फिर हम उसकी प्रश्नावली को डालते हैं। प्रश्नावली डालने के बाद हम अंकों को तालिकाबद्ध कर औसत ज्ञात करते हैं और फिर उसका प्रोफाइल बनाते हैं। फिर उस प्रोफाइल को खुद की समझ रख करके और संस्था का उसमें प्रतिबंध देखा जाता है कि उस संस्था का मूल्यांकन किस स्तर पर आ रहा है। फिर चिंतन मनन द्वारा, विचार विमर्श के द्वारा ये निश्चित किया जाता है कि जो भी मूल्यांकन का रिजल्ट आ रहा है कहीं वो वास्तविक है या बढ़ा चढ़ा करके बताया गया है या विकृत रूप दर्शाया गया है। कई बार जब हम संस्थान में जाते हैं मूल्यांकन के लिए तो बहुत सारे बाहरी कारक भी जो हैं वो प्रभावित कर देते हैं मूल्यांकन के प्रपत्र को भरने के लिए। जैसे उच्च अधिकारी और कर्मचारियों के मध्य अगर मतभेद है, उनके मध्य के संबंध अच्छे नहीं है, तो ये जरूरी नहीं है कि वो सही जानकारी आपको उपलब्ध कराएं। हो सकता है कि वो आपको गलत जानकारियां उपलब्ध करवाने। और बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन आ जाता है जब अधिकारी और कर्मचारियों के जवाबों में।
तो ये उस मूल्यांकनकर्ता की जिम्मेदारी बनती है कि वो सही तरीके से खुद ऑब्जर्वेशन करें कि जो चीज़ें बताई गई हैं, जो प्रश्नावली में भरी गई हैं, वो कितनी सही हैं और ये कहीं किसी दुर्भावना से जो प्रेरित होकर के तो नहीं ये सब लिखा गया है। फिर विचार विमर्श के द्वारा उन स्वेट के बिंदुओं का पता लगाया जाता है। फिर द यूज ऑफ असेसमेंट डाटा, जो डाटा हम मिल जाते हैं असेसमेंट के, उसमें संस्था के विभिन्न तत्वों की स्थिति पर आधारभूत रूपरेखा तैयार की जाती है। विभिन्न क्षेत्रों का पता लगाकर उनमें सुधारात्मक अपेक्षित हस्तक्षेप हेतु कार्य योजना बनाई जाती है। भविष्य के विकास हेतु लक्ष्य निर्धारित किए जाते हैं। ये जब हम किसी संस्था का स्वेट एनालिसिस हो जाता है तो उसके बाद जो रूपरेखा सामने आती है, उस जो भी तथ्य आते हैं उनकी एक रूपरेखा तैयार करके उस संस्था को बताया जाता है कि आपकी संस्था में ये कमी है और उन्हें उसके बाद उसमें सुधार के लिए भी सुझाव दिए जाते हैं। कभी भी स्वेट एनालिसिस जो है किसी संस्था की कमियां निकालने के लिए नहीं किया जाता, ये एनालिसिस किया जाता है उसकी गुणवत्ता के स्तर को ज्ञात करने के लिए और उन्हें ये वो संभावनाएं बताने के लिए कि वो आगे कितनी और उन्नति कर सकते हैं। स्वेट एनालिसिस ध्यान देने योग्य बातें जो हैं कि क्या क्या कार्य करने चाहिए और क्या क्या किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। एक तो जब भी स्वेट एनालिसिस करने वाला व्यक्ति है वो समालोचनात्मक एवं स्पष्टवादी होना चाहिए, वो बायस नहीं होना चाहिए किसी भी बात को लेकर के। स्वेट पर संबंधित सभी विचारों का अंकन होना चाहिए। अंतिम मूल्यांकन चयनात्मक एवं वर्णनात्मक होना चाहिए। इस अभ्यास कार्य हेतु उपयुक्त व्यक्ति का चयन होना चाहिए। स्वेट के लिए एक उपयुक्त सुविधा प्रदाता या नेता का चुनाव करना चाहिए। और क्या नहीं करना चाहिए, अपनी जो भी प्रपत्र भरने वाला व्यक्ति है उसे अपनी कमियों व कमजोरियों को छिपाने का प्रयास नहीं करना चाहिए। केवल त्रुटियों व गलतियों की सूची नहीं बनानी चाहिए। बाह्य प्रभावों प्रवृत्तियों की उपेक्षा नहीं की जानी चाहिए। स्वेट को दोषारोपण का शस्त्र नहीं बनाना चाहिए। बाद में करने के लिए छोड़ देने जाने वाले कार्यों की उपलब्धि की अवहेलना नहीं की जानी चाहिए।